लाठीचार्ज हो गया है, लाठीचार्ज हो गया है प्रशांत किशोर पर। देखिए पुलिस ने प्रशांत किशोर पर लाठीचार्ज कर दिया। देखिए प्रशांत किशोर पर लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया। अब देखिए प्रशांत किशोर। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की, यही तो मीडिया में फर्क है कि आप प्रश्न क्या कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े होकर युवाओं को प्रश्न करने के जो आप हिंदू मुस्लिम प्रश्न कर रहे हैं, तो यही अगर मीडिया सुधर जाए तो मुझे लगता है आज देश में जो अफवाह फैल रहा है अफवाह ना फैले। तो प्रश्न आप जो पूछ रहे पहले आप जमीन छुड़ा रहे हैं, साथ में मेरे गांव के लोग साथ में ये तो आपका भाई है। जमीन छुड़ा रहे हैं, गांव के लोग अरे साले द्वारा गोली चलाई गई, अस्पताल में भर्ती है। देखो शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं, पूरा विश्व हमारा। साथियों, बीजेपी का वजूद सिर्फ एक इंसान के वजह से, और वो है प्रशांत किशोर। सही समय पर रणनीति, सही समय पर एडवर्टीजमेंट, सही समय पर स्पीचेस, ये तीनों मिलाकर के बीजेपी को सत्ता में लेकर आए 2014 में। और उस समय सलाहकार थे प्रशांत किशोर। वही प्रशांत किशोर जो आज बिहार से अपनी एक पार्टी बनाकर, जन स्वराज पार्टी बनाकर के उभरे हैं। आखिर उस इंसान को बहुमत मिला क्यों नहीं? उसके कई रीजन उन्होंने दिए, और मोदी जी के बारे में भी उन्होंने कई सारे रीजन आपकी अदालत में दिए थे, आपने देखे होंगे। लेकिन आज वही प्रशांत किशोर जिन्होंने मोदी को बनाया प्रधानमंत्री, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जिनकी पहचान बनवाई, आज वही प्रशांत किशोर लाठियों से पीटे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद शर्मनाक बात है। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति का कोई ईमान धर्म नहीं होता। हो सकता है जो आज, जिसको आज हम सपोर्ट कर रहे हो, ऊपर उठाने की बात कर रहे हो, कल वही इंसान हम पर लाठियां भांजे। ऐसा ही हुआ है प्रशांत किशोर के साथ। बीजेपी की गवर्नमेंट ने प्रशांत किशोर पर लाठियां भांजी हैं। साथियों, लाठियां। प्रशांत किशोर गुस्से में आकर के बोल भी पड़े कि तुम हमको लाठियां मारोगे, हमको। साथियों, ये वही बीजेपी है जो किसी का एहसान मानने को तैयार नहीं है। इसको शायद सत्ता का इतना गुरूर हो चुका है, ये लोग शायद ये समझ बैठे हैं कि अब सत्ता इनकी बकौती हो गई है, सत्ता से बाहर जाएंगे ही नहीं। लेकिन ये भूल गए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जो जनता सत्ता के शीर्ष पर बिठा सकती है, वो सत्ता के शीर्ष से सबसे निचले पायदान पर भी ला सकती है, मिट्टी धूल चटा सकती है। लेकिन बीजेपी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर पर जिस तरह से लाठियां भांजी गई, आप ये वीडियो देखिए। देखिए लाठीचार्ज हो गया है, लाठीचार्ज हो गया है प्रशांत किशोर पर। देखिए पुलिस ने प्रशांत किशोर पर लाठीचार्ज कर दिया। देखिए प्रशांत किशोर पर लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया। अब देखिए प्रशांत किशोर के समर्थक उनको घेरे हुए हैं, उनको बचाने की कोशिश पुलिस ने रोक लिया है। पुलिस लाठी चार्ज का सहारा ले। इधर आओ, तुम लाठी मारोगे, तुम लाठी चलाओगे, इतना दम है, तुम लाठी चलाओगे, तुम जनता पर लाठी चलाओगे, इतना दम है तुम्हारा? मार लाठी, मार खड़ा, मार, उधर से जाइए सर, मारो 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 लाठी, मारो लाठी, मारो लाठी। जय बिहार। लो देखिए पुलिस की गुंडागर्दी, देखिए पुलिस कैसे गुंडागर्दी कर रही है। देखिए पुलिस के गुंडागर्दी देख लीजिए। देखिए पुलिस लाठीचार्ज, देखिए प्रशांत किशोर पर लाठीचार्ज। साथियों, आंदोलन करना, परेड करना हर किसी का मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन बीजेपी सरकार में सत्ता विपक्ष, सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कांग्रेस को बेवकूफ बनाया गया। उन्होंने परमिशन मांगी,
देहरादून में 17 जुलाई को अपना एक सभा करने के लिए एक ग्राउंड में, तो उनको कहा गया कि वहां पर पहले से आयोजन है, कार्यक्रम चल रहा है और कई दिनों तक चल रहा है, इसलिए उनको परमिशन नहीं दी गई। कांग्रेसी मान गए। जब उन्होंने वहां जाकर के देखा तो जो देखने का मंजर था वो चौंकाने वाला था। कांग्रेसियों को बेवकूफ बनाया गया, जिसके बाद कांग्रेस के लोग भरी भीड़ लेकर के वहां पहुंचे और देहरादून में 17 जुलाई को छात्रों की गूंज अभियान के तहत कार्यक्रम होना था कांग्रेसियों का। इससे ठीक पहले बीजेपी सरकार ने परेड ग्राउंड की अनुमति को रद्द कर दिया। बताया गया कि ग्राउंड में दूसरा कार्यक्रम चल रहा है। जब देर रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पर पहुंचे तो वहां कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था, पूरा ग्राउंड खाली था। यह साफ तौर से बताता है कि बीजेपी सरकार राहुल गांधी जी के कार्यक्रम से पहले डर गई और साजिशन इस ग्राउंड की अनुमति को निरस्त कर दिया गया। इस पूरे मामले पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष जी का बयान है। ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया है जिसमें कांग्रेस के कई सारे नेता और बीजेपी प्रशासन के बीच बहस जारी है। आप ये वीडियो देखिए। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। ये राहुल गांधी जी से इस प्रदेश की सरकार का डर जाहिर होता है। डिपार्टमेंटों ने ये कहा कि भाई फीस जमा करो, हमने फीस भी जमा कर दी। अमूमन इस मैदान की फीस सिर्फ 65,000 रुपए होती है। हमसे 1,77,000 जमा करवाया, हमने वो भी 1,77,000 जमा किया, लेकिन उसके बाद आज इन्होंने ये परमिशन रद्द की। ये इनकी डर दिखाता है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत हैं। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम नौनिहालों के हितों में, हम नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी जी का प्रोग्राम देहरादून में निश्चित रूप में करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेज रहे हैं, हम उनको ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित जगह पर, दूसरी जगह पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। हम इसी मैदान में एक कार्यक्रम कर सकते थे, हम प्रदेश की सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन चूंकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हमको ज्यादा ये बात है कि कोई बात ऐसी न हो और बच्चे सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। इसलिए हम जो दूसरा जो स्पॉट है बन्नू स्कूल का ग्राउंड, हम वहां पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ये बुज़दिल सरकार याद रखे कि इतिहास अपने को दोहराता है और जब इस प्रकार की छोटे सत्ता पक्ष से कभी उनके विपक्षी रहने पर उनको मिले तो उनको आज के ये दिन याद करने होंगे कि वो सत्ता में रहते हुए किस प्रकार से प्रदेश की भावनाओं को कुचलते थे। ये दिन उनको याद रखने होंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर इस ग्राउंड को मीडिया के साथ ही देख पाए। हमारा मकसद पुलिस से झगड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन हमारा ये मकसद है कि इस तानाशाही सरकार के जो मंसूबे हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं, वो जनता तक पहुंचे। ये किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय भारत सिंह रावत जी से साथियों,
बड़े दुख की बात है कि हमारे देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जिसने लद्दाख के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, यहाँ तक कि हमारे देश की आर्मी की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, आज उन्हें 15 दिन हो गए भूखे, लेकिन उनकी सुध बुध लेने के लिए सरकार ने अभी कोई छोटी से कदम तो दूर एक छोटी सी बात तक नहीं बोली। हाँ, वो बात अलग है, उन्हें एंटी नेशनल बोला गया, उन्हें टेररिस्ट बोला गया है, वो सारे मंत्रियों ने बोल दिया, लेकिन ये एक व्यक्ति जो साइंटिस्ट है, जो देश का भला चाहता है, जिसने देश के लिए अपना योगदान दिया है, उनकी तबीयत पूछने के लिए बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की एमपी सांसद जंतर मंतर पर छात्रों की लड़ाई की आवाज बनकर पहुंच गई। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज आंदोलनरत छात्रों से मिलने पहुंची और अपना समर्थन दिया। उन्होंने बताया भी कि मैं युवा छात्र रह चुकी हूं सांसद बनने से पहले, और मैं जानती हूं कि पढ़ाई में जिस तरह के पेपर लीक होते हैं उनकी क्या अहमियत होती है एक छात्र के जीवन में। साथियों, जब छात्र पढ़ता है, अपने जीवन के भविष्य को लेकर के वो मेहनत करता है, तरह तरह के एग्जाम्स देता है, दिन रात मेहनत करता है। कोई छात्र अपनी जमीन बेचकर पढ़ता है, कोई उसके माँ बाप अपनी जमीन बेच करके पढ़ाते हैं, कोई माँ अपने जेवर गहने गिरवी डाल करके पढ़ाती है, कोई पिता दिन रात अपनी अड़ियां रगड़ता है, और कई छात्र पढ़ने के साथ साथ काम भी करते हैं, वॉचमैन गिरी। कई तो आपने देखा होगा कि सड़कों पर ठेला चलाते हैं, रात में कोई बोरी उठाने का काम कर रहा है। कई ऐसे छात्रों की कहानियां हैं, लेकिन आप सोचिए इन छात्रों के साथ क्या हुआ है। कोई नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं उन सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, रक्षा मंत्री, और जितने भी मैं बड़े बड़े नेताओं के नाम गिना दूं, आपको किसी का बच्चा भारत में पढ़ता हुआ नहीं मिलेगा। शायद इसीलिए हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सबसे घटिया हो चुका है। नेताओं को जरूरत ही नहीं है ना, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं। परेशानी तो भारत में रहने वालों के लिए है, लेकिन उनको भी जो छोटा मोटा एजुकेशन दिया जाता है उस पर भी एहसान जताया जाता है। ये नेता ऐसा समझ रहे हैं जैसे बच्चों को एजुकेशन देकर ये बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, उन पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। लेकिन साथियों, इस देश की जनता ही जानती कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है इस महंगाई के दौर में। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन एक धंधा बन चुका है। सरकारी स्कूल, आपने सुना होगा कि इस साल तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। साथियों, इनमें कौन पढ़ता है आप बताइए? बड़े इन नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं? नहीं ना, इनमें गरीब तबके का बच्चा पढ़ता है। और सरकार जानती है कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, तो हमारे खिलाफ ये कैसे एक्शन, कोई आवाज उठा देंगे। आवाज वो उठाएगा जो देश की जनता है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है। अगर इनके बच्चे पढ़ गए तो कल को ये हम पर आवाज उठाने लगेंगे, हमारे कामों पर आवाज उठाने लगेंगे, जिसके जरिए इनका सत्ता में रहना 2 बार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। दरअसल ये जो सरोज प्रिया हैं, ये जंतर मंतर पर पहुंची थी प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए। यही तो मीडिया में फर्क है कि आप प्रश्न क्या कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े होकर युवाओं को प्रश्न करने के, जो आप हिंदू मुस्लिम प्रश्न कर रहे हैं, तो यही अगर मीडिया सुधर जाए तो मुझे लगता है आधे देश में जो अफवाह फैल रहा है अफवाह ना फैले। तो प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं, पहले आप खुद से सोचिए, यहाँ जो मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, जो एजुकेशन का मुद्दा है, जो देश के भविष्य का मुद्दा है, वो छोड़ के आप हिंदू मुस्लिम के मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो गलत तो यहाँ आप, ये प्रश्न आपको यहाँ नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं सांसद बनने से पहले मैं भी एक छात्र थी और मैं भी स्टूडेंट्स की पीड़ा और दर्द समझती हूँ। आज मैं यहाँ पे युवा सांसद के रूप में आई हूँ। सांसद तो हूँ मैं, हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं, हम लोग का काम ये कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम लाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंस नहीं होता, मुझे लगता है आप यहाँ होते ना मुझसे प्रश्न नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है आज करोड़ों युवा हमारे साथ है, जो यहाँ नहीं आ पा रहे, वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फ़ोन करके सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज युवा की बात है और नौजवानों की बात, हमारे भविष्य की बात है। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, सरकार नहीं सुन रही है। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना, शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है?
क्या 25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है? जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। तो क्या मैं यही कहूँगा, अपनी गलतियों को मान ले तो कमजोर नहीं होंगे, मजबूत होंगे। बिल्कुल पूरा युवा इस प्रोटेस्ट के साथ है और हम लोग 20 तारीख को सबके साथ जाएंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आ रहा है, कौन पहले प्रोटेस्ट में आ रहा है। सवाल ये है कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है? क्या बाहर के देश के लोग हैं? आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना, तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? अगर साथियों, एक आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की पर्ची निकालता हो, दूसरे का भविष्य बताता हो, और तो और दूसरे को यह सलाह देता हो कि फला फला दिन तुम यात्रा मत करना, फला फला दिन तुम वहां मत जाना, फला फला दिन तुम ये कपड़े पहनना, इससे तुम सुरक्षित रहोगे। आज वही व्यक्ति, जब उसका इंटरव्यू लिया गया, राम मंदिर पर बोलने को कहा गया, तो उसने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम कुछ बोले तो हमें निपटा दिया जाएगा। वो इंसान अपने आप को भगवान हनुमान जी का भक्त कहता है और कहता है कि हनुमान जी मेरी रक्षा करते हैं, लेकिन जब बात राम मंदिर की आई तो शायद हनुमान जी ने इनका साथ छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर धाम सरकार की। आज उनके साथ एक बहुत बड़ा किस्सा हुआ है। उनका छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर जमीन कब्जाने के लिए डराने, धमकाने और गोली चलाने के आरोप हैं। उधर धीरेन्द्र शास्त्री भी दोहरा रहे हैं कि भाई से उनका कोई संबंध नहीं। एक व्यक्ति को धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम ने जमीन कब्जाने को लेकर के उससे हाथापाई हुई, मारधाड़ हुई और उस पर गोली फायर चला दिया, जिसके बाद गांव के लोगों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगाया, लेकिन पकड़ में नहीं आया। वो अपनी गाड़ी छोड़कर वहीं भाग गए। आप ये वीडियो देखिए। जमीन छुड़ा रहे हैं, साथ में मेरे गांव के लोग साथ में गए, तो महाज का भाई है, जमीन छुड़ा रहे हैं गांव के लोग, की सारी जमीन छुड़ा रहे हैं। पंडित छुड़ा रहे हैं, बात मन की आदिवासियों की छुड़ा रखी है, सब छुड़ा रखी मार फिर मार अरे साले पूरे गाँव में निकल रहा है। अरे ते कहाँ रे ससरे हरो जे जे ससरे आज के पिल्ला, जे आज के पिल्ला ससरे। साथियों, इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा भी गया कि आपके भाई ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, आप इस पर क्या कहेंगे। उसके बाद जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, उसका एक वीडियो के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। और आपसे विनती है साथियों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें और आप ये वीडियो देखिए कि शास्त्री जी क्या कह रहे हैं। अब तक जो शास्त्री जी अपने भाई को अपना छोटा भाई मानते थे, शालिग्राम जी कहकर के संबोधन देकर के क्या उनके बारे में कह रहे हैं, आप सुनिए। आपके भाई के द्वारा गोली चलाई गई, अस्पताल में भर्ती है शालिग्राम द्वारा। देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। धन्यवाद।